हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज़ 1% लक एंड 99% स्वेट। यानी कि अगर आपको सफलता चाहिए तो उसमें 1% जो है आपकी मेहनत का, 1% जो है आपकी किस्मत होती है। हम बोलते हैं ना, किस्मत और मेहनत दोनों चाहिए। तो कई बच्चे इस गलत फहमी में होंगे कि भाई किस्मत हमारी ख़राब है। ऐसा नहीं है, 1% किस्मत काम करती है, मान लेते हैं, लेकिन 99% मेहनत तो करो पहले आप, है ना। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ना उस 99% मेहनत से इतना ज़्यादा अच्छा हासिल करते हैं कि वो 1% की किस्मत अगर ख़राब भी होगी ना, अगर वो बोल रहे हैं तो उसको भी वो पलटने का दम रखते हैं। ठीक है, तो आप भी इतने मेहनती बनिए कि आपकी किस्मत खुद पलट जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL 2024। Karnataka's worst drought in 4 decades is now taking a toll on its capital। बोल रहे हैं कर्नाटका का ड्राउट मतलब सूखा, सबसे बुरा सूखा 4 दशकों में, यानी कि लगभग 40 साल में सबसे बड़ा जो सूखा इन्होंने देखा है, वो अब क्या कर रहा है, नाउ टेकिंग अ टोल। अब ये प्रभावित कर रहा है, किसको प्रभावित कर रहा है, कैपिटल सिटी को, यानी कि कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु को प्रभावित कर रहा है। बेंगलुरु इज रीलिंग अंडर अ सिवियर वाटर शॉर्टेज। बेंगलुरु रीलिंग अंडर मतलब जूझना, तो बहुत भयंकर वाटर शॉर्टेज से जूझ रहा है। कौन? बेंगलुरु। द सिटी needs 26,000 to 28,000 million liters a day for its nearly 14 million residents। अब आपको पता है बेंगलुरु जो है IT हब है ना, IT इंडस्ट्री, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी IT इंडस्ट्री वहीं पर सेटअप है। तो वहाँ पे बाहर से भी, मतलब बाहर से इन द सेंस अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग वहीं पे रह रहे हैं, राइट। तो बोल रहे हैं कि इस शहर को 26,000 से 28,000 मिलियन लीटर्स प्रतिदिन पानी चाहिए इनकी 14 मिलियन रेजिडेंट्स की पॉपुलेशन को, 14 मिलियन जो निवासी हैं उनकी पॉपुलेशन को। इट्स बेयरली मैनेजिंग हाफ द अमाउंट। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, बेयरली मतलब बड़ी मुश्किल से, आधी अमाउंट इसका 26,000 से 28,000 के बीच में आधा ही इसका अमाउंट जो है वो कर पा रहे हैं। नियरली 7,000 ऑफ द सिटीज मोर देन 13,000 बोरवेल्स हैव ड्राइड अप। शहर में 13,000 से ज़्यादा बोरवेल्स हैं, उनमें से लगभग 7,000 बोरवेल्स जो हैं वो सूख चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, ये वाटर टेबल होता है नीचे, अगर इसका पानी आप बार बार कंज्यूम करते रहेंगे और इसमें वापस से पानी अगर जाएगा नहीं, सीप इन नहीं करेगा, तो वो पानी कंजम्पशन ख़त्म कर देगा, राइट। तो बोरवेल क्या होता है, नीचे हैंडपम्प के ज़रिए, वाटर वेल के ज़रिए, ट्यूबवेल के ज़रिए पानी निकालना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि 7,000 जो हैं वो सूख चुके हैं। द क्राइसिस हैज़ रिपोर्टेडली अफेक्टेड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री एंड इवन द सिटीज़ IT हब। तो ये जो क्राइसिस है, ये जो परेशानी है, इसने किस किस को प्रभावित करा है, स्कूल्स को प्रभावित करा है, हॉस्पिटल्स को, इंडस्ट्रीज़ को, और यहाँ तक कि इस शहर का जो IT हब है उसको भी प्रभावित करा है। बेंगलुरु अथॉरिटीज़ हैव इम्पोज स्ट्रिक्ट कर्ब्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पोर्टेबल वाटर एंड फिक्स्ड रेट्स फॉर टैंकर सप्लाइंग वाटर टू रेजिडेंशियल एरियाज। बेंगलुरु की अथॉरिटीज़ ने बहुत स्ट्रिक्ट कर्ब्स जो हैं वो इम्पोज करे हैं, लगाए हैं, ताकि कोई भी पोर्टेबल यानी कि जो कंजम्पशन युक्त तो पीने वाला पानी है उसको मिसयूज़ ना करे। और फिक्स्ड रेट्स लगा दिए हैं टैंकर्स के, जो कि रेजिडेंशियल इलाके में पानी सप्लाई करेगा उसके, कि ये नहीं कि टैंकर मालिक भी अपने मनमर्जी अकॉर्डिंग कोई 22,000 चार्ज कर रहा है, कोई 2,200 चार्ज कर रहा है, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने फिक्स लगा दी कि प्रति टैंकर मान लो 500 रुपये है, ठीक है। अब आई एम नॉट श्योर कितना लगाया, बट प्रति टैंकर जैसे MRP होता है ना, वैसे इसके ऊपर भी एक काइंड ऑफ MRP लगा दिया गया है। The state government has decided to utilize milk tankers of Karnataka Milk Federation to supply water and take over private bore wells in and around the city। अब देखो इतने बुरे हालात हैं कि दूध सप्लाई करने वाले जो टैंकर्स हैं उनको उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो मिल्क टैंकर्स का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ से लेंगे? वो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से लेंगे, ताकि पानी सप्लाई किया जा सके। और प्राइवेट बोरवेल्स, जितने भी प्राइवेट
कुएं वगैरह या बोरवेल्स हैं शहर के अंदर और उसके आसपास में, उनको वो टेक ओवर कर लेंगे, यानी कि उनको ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे. It will need to do much more because experts fear that the situation could worsen in the coming weeks. अब आपको पता है एल नीनो इफेक्ट की चेतावनी दे रखी है. एल नीनो इफेक्ट से क्या होगा, हिंदुस्तान में बारिश का प्रभाव कम होगा, बरसातें कम होंगी, राइट. और अगर होंगी भी तो वो ऑफ सीजन होंगी, थोड़ी बहुत जो अगर हुई तो वो भी इंडियन ओशन करंट की वजह से. तो अगर ये स्थिति रही तो ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो अपने आप को रिचार्ज नहीं कर पाएगा, राइट. और अगर ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज नहीं होगा तो जो यहाँ पे 7,000 कुएं अभी बोरवेल्स अभी खराब हुए हैं, ड्राई अप हो गए हैं, तो बाकी बचे हुए भी हो सकते हैं, राइट. तो बोल रहे हैं कि शहर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनका डर है कि हमें इनको केवल इतना करना कि मिल्क फेडरेशन से उन्होंने टैंकर ले लिए और बोरवेल्स के ऊपर अपना टेक ओवर ले लिए, इतना करना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि स्थिति आने वाले हफ्तों में और ज़्यादा गंभीर हो सकती है, खराब हो सकती है. अभी तो गर्मियों की शुरुआत नहीं हुई है, गर्मियाँ शुरू होएंगी तो फिर कितना बुरा हाल होएगा. Till about 30 years ago, बोले लगभग 30 साल पहले, a large percentage of Bengaluru's potable water requirement, जो ज़्यादा हिस्सा था, बहुत बड़ा हिस्सा था बेंगलुरु के पीने के पानी की रिक्वायरमेंट का, was met by the city's human made lakes. वो इस शहर के जो इंसानों द्वारा मैन मेड लेक्स थे उनके द्वारा ही पूरा हो जाता था. Unlike many major cities of the country, अब जैसे कि देश के बाकी कई शहरों में हो रहा है उनके विपरीत, कर्नाटका's capital is not located close to a major river or coast. अब बाकी शहरों में क्या है कि बड़े बड़े शहर जो है वो किसी नदी या नदी के किनारे बसे हुए हैं या किसी कोस्टल एरिया में बसे हुए हैं, लेकिन कर्नाटका के जो बेंगलुरु है वो ऐसा नहीं है, वो किसी नदी के किनारे नहीं है, वो किसी कोस्ट के किनारे नहीं. As the city expanded to become the country's IT capital, और जैसे जैसे शहर का विस्तार हुआ देश का IT कैपिटल बनने के लिए, it lost its water repositories. तो इसकी जो वाटर की भंडारण था, ठीक है, वो खत्म होता गया, राइट. क्योंकि शहर की पॉपुलेशन बढ़ती है, कंजम्पशन करते रहे. अब किसी नदी के किनारे तो है नहीं जो नदी से पानी ले रहे हैं. मैनमेड लेक्स है, मैनमेड लेक्स भी खत्म होंगे एक दिन. और बारिश का पानी अगर आप ना ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करोगे, आप वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम्स नहीं बनाओगे, तो फिर ये चीज़ तो देखने मिलेगी. डेवलपर्स cut down green hubs and lake catchments became dumping yards for municipal solid waste और building debris. बोल रहे हैं कि जो डेवलपर्स हैं उन्होंने ग्रीनरी जो थी, यानी कि पेड़ पौधे जो उनको काटना शुरू कर दिया, और जो लेक का ड्रेनेज बेसिन होता है, यानी कि जिसके जरिए उसमें पानी जाता है, उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया, डंपिंग यार्ड्स बना दिया, ताकि जो घरों से कचरा इकट्ठा करके लेके जाते हैं या कहीं बिल्डिंग का कचरा है, ठीक है, या कोई डेब्रीज है, वो सब वहां पे जाके डंप कर दिया गया. कॉन्क्रीटाइजेशन मेड ग्राउंड वाटर रिचार्ज डिफिकल्ट. अब जगह जगह बिल्डिंग्स इकट्ठी कर दोगे, समतल जगह ही नहीं, जमीन नहीं बचेगी, तो कंक्रीट के ऊपर से थोड़ी पानी रिसेगा अंदर, है ना. क्योंकि हमारे मकानों के अंदर थोड़ी पानी रिसता है, कंक्रीट पानी को बचाता है, अंदर रिसने से बचाता है, तो जमीन के अंदर पानी कैसे जाएगा. तो ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज वो भी डिफिकल्ट हो गया. बट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स डिड नॉट हीड द सेवरल अलार्म बेल्स. लेकिन जो इससे भी ज्यादा, ठीक है, ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर क्या हुआ कि जो एक के बाद एक सरकारें आई, उनमें से किसी ने भी नॉट अ हीड मतलब ध्यान नहीं दिया. किसके ऊपर ध्यान नहीं दिया? जो बहुत बार अलार्म बेल्स बजी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया. इंक्लूडिंग बाय द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द सिटी. और साथ ही साथ किसके द्वारा भी चेतावनी दी गई थी? जो एक एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो जो कि इसी शहर के अंदर है, उन्होंने भी चेतावनी दी थी, उसको भी सरकारों ने नजरअंदाज कर दिया. इन 2017 में अ 2-year long study by the institute revealed that 85% of Bengaluru's remaining water bodies were severely polluted. उन्होंने बोला 2017 में 2 साल लंबी एक स्टडी चली, किसके द्वारा? एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट. क्योंकि यहाँ पे द इंस्टीट्यूट बोला ना, द इंस्टीट्यूट मतलब वो इंस्टीट्यूट जिसके बारे में पहले बात सिर्फ इसके बारे में हुई, ठीक है. तो आपको जब पैराजंबल के क्वेश्चन होंगे तब भी आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, राइट. तो उन्होंने बोला
कि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा 2 साल लंबी एक स्टडी की गई, रिसर्च की गई, उसमें पाया कि शहर के जो बाकी बचे हुए 85% वाटर रिसोर्सेज हैं वो पॉल्यूट हो चुके हैं, उनमें वो प्रदूषित हो चुके हैं, उनका पानी जो है वो पीने योग्य नहीं रह गया। एट द सेम टाइम, उसी समय में द वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ नॉट केप्ट पेस विद द रैपिड अर्बनाइजेशन। और उसी समय में अगर हमने वाटर सप्लाई का जो ढांचा बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो उस स्पीड से, उस गति से नहीं बनाया गया जिस गति से अर्बनाइजेशन हो रहा था, शहरीकरण किया जा रहा था, उस गति से वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, यानी कि दोनों के बीच में लैग है। The problems of Karnataka's capital should be a warning for most major cities in the country। बोल रहे हैं ये जो कर्नाटका के कैपिटल सिटी में जो प्रॉब्लम उजागर हुई है, ये दुनिया के, देश के बाकी हिस्सों में, बाकी बड़े शहरों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। यानी कि अब देखो, कर्नाटका की सरकार ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाकी शहरों की सरकारों के पास में ये मौका है कि वो इसके ऊपर ध्यान दें और अपने जो पॉलिसीज है वो इस तरीके से बनाए कि आगे आने वाला अगर कोई मेजर वाटर क्राइसिस है उससे बच सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम बनाए जाए, ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करने का कुछ प्रोग्राम बनाया जाए। इसके अलावा साथ ही साथ में जैसे कि जो वेस्ट वाटर होता है उसको भी रिट्रीट करके, उसको ट्रीट करके वापस कंज्यूम करने लायक बनाया जा सके। अब एक रिपोर्ट्स जैसे आती हैं, टीवी पे दिखाते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ना, तो वैसे एक इंजीनियर फैमिली थे, उन्होंने क्या किया कि अपने घर का जो वेस्ट वाटर था उसको ट्रीट करने का टैंक बनाया घर के अंदर ही, ठीक है। तो उस पानी को वो जैसे मान लो कि पीने के लिए नहीं यूज़ करते, लेकिन उस बर्तन साफ करने के लिए, लेकिन कपड़े धो सकते हैं उससे, क्योंकि वो इतना साफ होता है, उससे अपने घर का बाकी साफ सफाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी प्लांट्स में ज़्यादा बार ट्रीट हो चुका है तो प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो ये ऐसे तरीके हमें इख्तियार करने पड़ेंगे। सच वार्निंग्स हैव ऑल्सो बीन सर्व्ड बाय स्टडीज इंक्लूडिंग द नीति आयोग्स कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। बोल रहे हैं ऐसी चेतावनियां और भी केस स्टडीज द्वारा दी गई हैं जिसमें कि नीति आयोग की कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स भी शामिल है, उसमें भी ये चेतावनी दी गई है बाकी शहरों के लिए भी। द 2018 स्टडी बाय द गवर्नमेंट थिंक टैंक फॉरकास्ट दैट 21 सिटीज इंक्लूडिंग बेंगलुरु विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर बाय 2030। बोले 2000 में एक भारत के थिंक टैंक ने, सरकार के थिंक टैंक ने एक स्टडी करी थी जिसमें कहा गया था कि 21 शहर जिसमें बेंगलुरु भी शामिल है, उनके जो ग्राउंड वाटर है वो 2030 तक बिल्कुल खत्म हो जाएगा, रन आउट हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसकी कमी हो जाएगी उनके पास में, ठीक है, समाप्त हो जाएगा। If mitigation measures are not implemented, अगर यहाँ पे हमें जो रोकथाम के प्रयास है वो नहीं लगाए गए, इंडिया फेसेस a 6% लॉस इन इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय 2050। अब इसी का प्रभाव जो है, ये किसने बोला? द CWMI सेट। CWMI कौन सा हो गया? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नीति आयोग का कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स था, उनकी रिपोर्ट है कि अगर अभी ये पानी का जो वेस्टेज है और पानी का कंजम्पशन है और इसके ऊपर जो अगर रोकथाम नहीं लगाई गई तो क्या होगा, इससे हमारे GDP पे भी प्रभाव पड़ेगा। इंडिया को 6% का लॉस होगा अपने GDP में 2050 तक। Several other studies have pointed out that the pace of groundwater use in India far exceeds that of aquifer recharge। Aquifer क्या होता है? एक पत्थर होता है जमीन के अंदर में, जिसके अंदर वो पानी जाके, जिसके आगे ना पानी जाता नहीं है। ये पत्थर जैसे मान लो कंक्रीट है, पर कंक्रीट के आगे पानी नहीं जाता, तो वैसे ये पत्थर होता है, इसके आगे पानी जाता नहीं। तो हम जो ग्राउंड वाटर टेबल बोलते हैं, हम वो इसी पत्थर से पानी निकालते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि कई ऐसी स्टडीज सामने आई हैं जिनमें ये बताया गया है कि जिस गति से ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुस्तान में, वो एक्विफर के रिचार्ज की लिमिट से ज्यादा हो गया। यानी कि जिस गति से एक्विफर रिचार्ज हो रहा है उससे ज्यादा गति से हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं पानी। However, like Bengaluru, most Indian urban centers continue to neglect water management। बोल रहे हैं हालांकि जैसे कि बेंगलुरु, उसी के तर्ज पर बहुत सारे हिंदुस्तान के जो अर्बन सेंटर्स यानी कि शहर हैं, बड़े बड़े मेगा सिटीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो वाटर मैनेजमेंट को निगलेक्ट किए जा रहे हैं। The governance
Deficit at the municipal level in India means that solutions such as rainwater harvesting, reviving water bodies and cleaning and reusing wastewater remain on paper. बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नेंस की कमी है म्यूनिसिपल लेवल पे, क्योंकि ये सारे काम किसके हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ के हैं, वही करेंगे सारे काम। तो अच्छे यहाँ पे गवर्नेंस अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं होता, ठीक है, पदों का मैनेजमेंट, फिर पदों द्वारा जो काम करना है कार्य प्रणाली है उसका मैनेजमेंट नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो सोल्यूशन जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर बॉडीज को रिवाइव करना मतलब कि जो मैनमेड लेक्स हैं उनको साफ करके दोबारा से उनको भरना, उन तक पानी पहुंचे, वो ये मेक श्योर करना कि बीच में जिस जरियों से उनके तक पानी पहुंचता है वो जरिए बंद तो नहीं हो गए, ठीक है, तो ये सब करना, फिर साफ सफाई रखना, वेस्ट वाटर को रीयूज करने के प्लान्स बनाना, ये सब केवल कागजों के ऊपर तक ही स्थिर है, आगे इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। द क्राइसिस इन कर्नाटका's कैपिटल शुड बी अ वेकअप कॉल। तो यहीं पे जो कर्नाटका के कैपिटल शहर में जो क्राइसिस देखने मिल रहा है, पानी की तंगी देखने मिल रही है, ये बाकी सभी शहरों के लिए, बाकी सभी शहरों के म्यूनिसिपैलिटीज के लिए और सरकारों के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए, एक चेतावनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये पैसेज कैसा है, पूरा का पूरा पैसेज है वो एक वार्निंग साइन की तरह है कि अभी जो बेंगलुरु में हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई और बाकी शहरों को वार्न किया गया। तो ये कैसा हो गया पैसेज, ये पैसेज हो गया अलार्मिंग पैसेज हो गया, ठीक है, इंफॉर्मेटिव भी है, अलार्मिंग भी है, कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र भी करा। तो अब हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया होगा, जो ऑप्शंस दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। What is the tone of the line? The state government has decided to utilize milk tankers of Karnataka Milk Federation to supply water and take over private borewells in and around the city. इस लाइन की टोन कैसी है? क्या ये पॉजिटिव लाइन है कि अगर देखो सब ठीक होता तो उनको ये कदम नहीं उठाना पड़ता, तो ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, इनडिफरेंट। अब इनडिफरेंट है कि मतलब उससे उनको प्रभावित नहीं हो रहे ज़्यादा। अब प्रभावित नहीं होते तो भी उनको मिल्क फेडरेशन से क्यों लेने पड़ते टैंकर। क्रिटिकल भी नहीं है, यहाँ पे किसी की बुराई भी नहीं कर रहे, पर ये स्थिति गंभीर है, स्थिति ज़्यादा परेशान करने वाली हो गई है, इसलिए उनको मिल्क फेडरेशन के टैंकर लेने पड़ रहे हैं। तो ऑप्शन ए डेस्परेट इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम जो बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस है और उसके प्रभाव यही है, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन बेंगलुरु। तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमने पढ़ा नहीं, पर हाँ CWMI की रिपोर्ट में हमने देश भर के पानी में कमी होने की वजह से जो हमारी GDP है वो हमने एक पॉइंट जरूर पढ़ा, पर वो पूरा पैसेज नहीं था उसके बारे में, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। द हिस्ट्री ऑफ बेंगलुरु's डेवलपमेंट एंड एज द IT कैपिटल, ये भी हमने नहीं पढ़ा। द रोल ऑफ कर्नाटका मिल्क फेडरेशन इन वाटर सप्लाई, इसके ऊपर भी पूरी चर्चा नहीं थी, हालांकि उनने मदद की, ये अच्छी बात है, हमने एक लाइन जरूर पढ़ी कि अब सरकार जो है उनके टैंकर्स का इस्तेमाल करेगी, लेकिन पूरा पैसेज उसके बारे में नहीं था। द सिवियर वाटर क्राइसिस इन बेंगलुरु एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि जो बहुत ही गंभीर पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है बेंगलुरु में और उसके जो प्रभाव है उसके बारे में ये पैसेज था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। According to the passage, what is the primary reason for Bengaluru's current water crisis? पैसेज के अनुसार बेंगलुरु के इस वक्त जो हो रहा है वाटर क्राइसिस, उसका मुख्य कारण क्या है, देखते हैं। द सिटीज ओवर रिलायंस ऑन बोरवेल्स ऑफ फॉर वाटर सप्लाई लीडिंग टू द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो हमने पढ़ा था पैसेज में कि इस शहर का जो आधा हिस्सा था पानी का, आधी समस्या थी पानी की लगभग 1 दशक पहले, वो जो यहाँ के मैनमेड लेक्स थे उनके जरिए हो रही थी। तो बोरवेल्स के ऊपर तो ओवर डिपेंडेंस हुआ नहीं, लेकिन बाद में जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता गया उसके बाद में शायद बोरवेल्स के ऊपर डिपेंड करने लगे। The rapid urbanization and expansion of the city resulting in the loss of natural water repositories and green spaces, बिल्कुल करेक्ट है कि जो निरंतर हमने अर्बनाइजेशन किया, इस शहर का विस्तार हुआ, उसकी वजह से जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं उनका लॉस देखने मिला और जो ग्रीन स्पेसेस हैं उनका लॉस देखने मिला। ग्रीन स्पेसेस यानी कि पेड़ पौधों का। What measures have Bengaluru authorities taken to address the water crisis as mentioned in the passage? क्या क्या कदम उठाए, तो यहाँ पे मिल्क टैंकर वाली बात आ सकती है। They have imposed strict regulations on the use of potable वाटर की, पोर्टेबल वाटर के यूज के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाए हैं। तो यूज के ऊपर नहीं, मिस यूज के ऊपर होगा।
ठीक है, मिसयूज के ऊपर लगाए हैं। एंड आर यूटिलाइजिंग मिल्क टैंकर्स टू सप्लाई वाटर टू रेजिडेंशियल एरियाज, और पानी सप्लाई करने के लिए मिल्क टैंकर्स का इस्तेमाल किया जाना है। तो करेक्ट है बिल्कुल। दे हैव इनिशिएटेड अ क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम, इसके बारे में हमने कोई बात नहीं करी, ये इनकरेक्ट है। दे हैव लॉन्च्ड मैसिव ट्री प्लांटेशन, तो अभी एकदम से ट्री प्लांटेशन लगा के एकदम से समस्या तो दूर नहीं होगी। हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग रन के लिए अच्छा है, बट अभी एकदम से समस्या दूर नहीं होगी, और इसके बारे में भी हमने पढ़ा नहीं। दे हैव प्लान टू कंस्ट्रक्ट न्यू डैम्स एंड रिजर्वोयर्स, ये भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। What can be inferred about the future impact of water mismanagement in India? तो GDP 6% तक लॉस हो जाएगा 2050 तक, ये बात पढ़ी हमने। It will lead to a significant loss in GDP by 2050, करेक्ट है। It will result in depletion of groundwater in 21 cities by 2030, ये भी करेक्ट है। It will have negligible economic, अगर नहीं होता कुछ भी प्रभाव तो इतना बड़ा पैसेज हम नहीं पढ़ते, इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट और टू करेक्ट, ऑप्शन 1 and 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हैव एग ऑन योर फेस, हैव एग ऑन योर फेस का मतलब होता है मूर्ख या शर्मिंदा दिखाई देना, ठीक है, मूर्ख बन जाना, किसी के सामने आप मूर्ख दिखाई दे रहे हैं या शर्मिंदा आपको होना पड़ रहा है, दैट मीन्स हैव एग ऑन योर फेस। डिफीट समवन थरली, किसी को बुरे तरीके से हराना। टू बी मेड टू लुक फूलिश और एम्बैरेस्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द टाइगर वॉज ट्रैंकुलाइज, ट्रैंकुलाइज में डबल आई नहीं आता, इन द मॉर्निंग एंड केप्ट in a cage to avoid disturbances by human beings। तो ये स्टेटमेंट दिया है, इसमें कुछ सब वर्ड्स हैं जो इनकरेक्ट है, हमें वो स्टेटमेंट फाइंड आउट करना जो पूरी तरीके से करेक्ट है। द टाइगर वॉज ट्रैंकुलाइज्ड इन द मॉर्निंग एंड केप्ट इन अ केज टू अवॉइड डिस्टर्बेंसेस बाय ह्यूमन बींग्स। तो ए इनकरेक्ट हो गया। देख लिया कहाँ पे गलती है, अवॉइड में डबल आई नहीं आएगा, डिस्टर्बेंसेस में स्पेलिंग ए ई लिखा हुआ है, इनकरेक्ट है, ठीक है। द टाइगर वॉज ट्रैंकुलाइज्ड इन द मॉर्निंग एंड केप्ट इन अ केज टू अवॉइड डिस्टर्बेंसेस बाय ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। द टाइगर वॉज ट्रैंकुलाइज्ड इन द मॉर्निंग एंड केप्ट इन द केज टू अवॉइड डिस्टर्बेंसेस बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अगेन डी स्टेटमेंट, ट्रैंकुलाइज डबल आई आ गया, केप्ट अवॉइड डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। शी इज रीडिंग अ डैश सीक्रेसी नॉवल एंड कांट वेट टू फाइंड आउट हु द किलर इज। तो ऐसे नॉवल जिसमें अंत तक कुछ पता ना चले, ऐसी कहानी जिसमें अंत तक सस्पेंस बना रहे, सीक्रेसी बना रहे, उसको क्या बोलते हैं, मिस्ट्री। क्या बोला जाता है, मिस्ट्री, ऑप्शन डी मिस्ट्री इज करेक्ट। क्राइसिस मतलब बहुत बड़ा संकट, कॉम्प्लिकेशन मतलब जटिलता, डिफिकल्टी मतलब परेशानी, कुछ समस्या, सो ऑप्शन डी मिस्ट्री इज करेक्ट। द वायबल ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन अ पेयर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज। वायबल का मतलब होता है कि किसी की क्षमता कि वो ग्रो कर सके, जी सके, डेवलप कर सके अपने आप को। तो लाइफ की जो क्षमता है, लाइफ के जो ग्रोथ है, वायबिलिटी है, वो डिपेंड करती है कन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज, यानी कि परिवर्तित होने वाली रियलिटीज के बीच में, कि आप पहले कुछ और सोच रहे थे, पहले कुछ और होने वाला था, फिर कुछ और हो गया। आपने प्लान ए के ऊपर काम करते रहे, प्लान ए आपको चाहिए था, प्लान ए ही आपने करा था, आप इसी की तैयारी करते रहे, लेकिन प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आप कैसे प्लान बी की तरफ शिफ्ट हुए, कैसे प्लान बी एक्ट में आया, कैसे आप प्लान बी के में कामयाब हो पाए, यही आपको ग्रोथ कराता है, राइट। यही आपको जो कुछ आपके अनुसार नहीं हुआ वही चीज़ें आपको डेवलप करवाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि एरर क्या है। तो यहाँ पे देखो वायबल जो है एक एडजेक्टिव है, और हम जिंदगी की बात कर रहे हैं, लाइफ की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वायबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो हमें नाउन के रूप में हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते, हमें नाउन चाहिए, वायबिलिटी ऑफ लाइफ, वायबल नहीं वायबिलिटी, VIABILITY, वायबिलिटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई शैल बी प्लेइंग फॉर 4 hours, मैं 4 घंटे तक खेलना चाहता हूँ, तो मुझे खेलना पड़ेगा 4 घंटे तक। तो आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में जब आप कोई चीज़ बोलेंगे तब आप क्या बोलेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। आई विल बी प्लेइंग फॉर 4 hours,
ना कि shall. Option C is correct. Our team is all on the same page when it comes to our goals and for the upcoming projects. अब अंडरलाइन स्टेटमेंट जो है इसका मीनिंग बताते हुए कुछ बताना है, ठीक है। यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट्स नीचे ऑप्शंस है ABCD, इसमें से करेक्ट मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो ऑन द सेम पेज का मतलब होता है हम दोनों सेम ही ओपिनियन रखते हैं, हमारे बीच में मतभेद नहीं है, कन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। तो अग्रीमेंट है, हम दोनों एक ही बात को अग्री कर रहे हैं, दो व्यक्ति हैं और वो सेम पेज पर हैं, दैट मीन्स वो दोनों एक ही बात को अग्री कर रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम अगर सेम पेज पर है मतलब सभी अग्री कर रहे हैं। बी कंफ्यूज्ड, दुविधा में है, बी इन अग्रीमेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी अनश्योर, इनकरेक्ट। बी इन कन्फ्लिक्ट, इनकरेक्ट। बाइट द डस्ट, यानी कि बोलते हैं ना उसने उसको धूल चटा दी, किसी व्यक्ति ने इतना अच्छा काम किया सामने वाले को उसने धूल चटा दी, दैट मीन्स उसको हरा दिया, राइट। टू सफर अ डिफीट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ पर्सन हु अवॉइड सेंसरी प्लेजर्स एंड फिजिकल कंफर्ट्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो आत्मा को तृप्त करने वाली जो चीजें होती हैं, शांति प्रदान करने वाली प्लेजर की चीजें होती हैं, कंफर्ट की चीजें होती हैं, उनको अवॉइड करता है, उसको बोलते हैं एसेटिक, ठीक है। क्या बोलते हैं? एसेटिक। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो जितना जरूरी है उतना ही पैसा इस्तेमाल करे, अगर उसके पास एक्सेस भी है तो ज्यादा वेस्ट ना करे, ज्यादा कंज्यूम ना करे, जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करे। एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो भरपूर फायदा उठाता है खान पीने की चीजों का, जो इसका ऑपोजिट होएगा। सेंसरी प्लेजर और फिजिकल कंफर्ट वाले व्यक्ति का जो अवॉइड करता है उसका ऑपोजिट, जो पूरा इनका फायदा उठाता है, पूरा इनका आनंद लेता है। बोहेमियन, बोहेमियन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि इनफॉर्मल या अनकन्वेंशनल, जिसकी सोशल हैबिट्स हो, खास तौर पे आर्टिस्ट या राइटर्स, जो कि देखते हैं ना ऐसे समाज से कटे कटे से लगते पता नहीं कौन सी दूसरी ही दुनिया से आए हैं। और एसेटिक, ऑप्शन डी एसेटिक इज करेक्ट, जिसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे सेंसरी प्लेजर्स को और फिजिकल कंफर्ट्स को अवॉइड करता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। शिवलरस की स्पेलिंग करेक्ट है, एक्सपोज की करेक्ट है। कन्फेस, देखो कन्फेस की स्पेलिंग CONFESS, कन्फेस मतलब अपने अपराध को एक्सेप्ट कर लेना, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। A person living in solitude like a saint for religious practice, कोई ऐसा व्यक्ति, संत की तरह का व्यक्ति जो धार्मिक कारणों से एकांतवास में हो, उसको बोला जाता है हर्मिट, ऑप्शन ए हर्मिट इज करेक्ट। क्रेटिन, क्रेटिन का मतलब होता है मूर्ख। हेयर मतलब उत्तराधिकारी। हेरेटिक मतलब ऐसा व्यक्ति जो धर्म के विपरीत हो, ठीक है, धर्म के अगेंस्ट में जिसका मानना हो, अवधारणा हो, सो ऑप्शन ए हर्मिट इज करेक्ट। क्लमजी, क्लमजी का हमें बताना है एंटोनिम। क्लमजी का मतलब होता है बहुत ही अनाड़ी, नौसिखिया टाइप का, ऑकवर्ड। जेलस, किसी से जलन फील करना। फियर्स, फियर्स मतलब बड़ा ही उग्र। ग्रेसफुल, बहुत ही एलिगेंट। और नर्वस, नर्वस मतलब चिंतित। तो क्लमजी मतलब अनाड़ी, बेढंगा सा, है ना, और ग्रेसफुल बहुत ही एलिगेंट, शालीन, सो सी इसका एंटोनिम है। No sooner had the sun risen over the horizon when the birds began to chirp and squirrels started to scamper around the park. बोल रहे हैं कि अभी सूरज उगा भी नहीं था, लेकिन क्या हो गया, क्षितिज पर आया भी नहीं था, पर पक्षी चहचहाने लगे। पक्षियों के चहचहाट को चर्पिंग बोलते हैं। और स्क्विरल्स जो हैं वो गिलहरियां जो हैं झटपटाने लगी, चारों ओर इधर उधर उछलने लगी, उसको बोलते हैं स्कैम्पर अराउंड द पार्क। पार्क के चारों ओर झटपटाने लगी, कूदने लगी। तो यहाँ पे हमें अंडरलाइन जो स्टेटमेंट है व्हेन द बर्ड्स बिगैन, इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल करना है। जब नो सूनर आएगा, नो सूनर के साथ में व्हेन नहीं आता, क्या आता है देन। नो सूनर दैन द बर्ड्स, ठीक है। नो सूनर हैड द सन रिजन ओवर द हॉरिजन व्हेन द बर्ड्स बिगिन। Than birds begin. Than the birds began. Option D is correct. During the meeting, he went on a long and angry dash about how the project was being mismanaged. Shout, shout मतलब चिल्लाना। Whisper मतलब फुसफुसाना। Mutter, mutter मतलब अगेन बड़बड़ाना कुछ। और rant, rant मतलब बिना रुके किसी विषय के ऊपर बोलना, ठीक है, जैसे कि कार्तिक आर्यन के मोनोलॉग्स, वैसे ही बिना रुके किसी
आर्टिकल के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर बोले जाना, आप गुस्सा कर रहे हैं उस पर बोले जा रहे हैं। मम्मा जब सुनाने पर आती हैं कि मैं कितना काम करती हूँ ये वो, है ना, तो वो क्या, रैंट करना, रैंटिंग, एंग्रीली कर रहे हैं तो रैंटिंग होएगा, ठीक है। ऑप्शन सी रैंटिंग इज करेक्ट, क्योंकि शाउट में आप बस एक बार चिल्लाते हैं, लेकिन आप कंटिन्यूसली कुछ बोले जा रहे हैं, दैट मीन्स सी रैंटिंग इज करेक्ट। आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेटली। लेटली क्या है, लेटली एक जिसका मतलब होता है हाल फिलहाल में, लेकिन हम बोलना चाह रहे हैं कि बैड हैबिट है तो उसको लेट उठने की आदत है, राइट। लेट मतलब देर से उठना, बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट, लेकिन लेटली मतलब होता है हाल फिलहाल, तो यहाँ पे लेटली तो आएगा नहीं फिट, तो लेटली इनकरेक्ट हो गया। क्या आना चाहिए, लेट। आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट। चैतन्य वॉज डैश फ्रॉम द स्कूल ड्यू टू हिज मिसअप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसको स्कूल से निकाल दिया गया ना, मिसअप्रोप्रिएट बिहेवियर का कारण देके उसको स्कूल से निकाल दिया, तो क्या किया, एक्सपेल। एक्सपेल की स्पेलिंग EXPELLED, एक्सपेल्ड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Once there was a king named Midas who was granted a dash by Dionysus द गॉड ऑफ वाइन। बोल रहे हैं कि एक बार एक राजा था मिडास नाम का, उसको एक बार एक इच्छा ग्रांट की गई, ग्रांटेड अ विश होगा, ठीक है। ग्रांटेड अ विश किसके द्वारा, डियोनिसस के द्वारा, जो कि गॉड ऑफ वाइन था, वाइन का गॉड था, उसके द्वारा उसको एक इच्छा कि आप अपनी इच्छा से कुछ मांग सकते हो, वो दिया गया। फॉर हिज विश, अपनी इच्छा के लिए, मिडास आस्क्ड दैट व्हाटएवर ही डैश वुड टर्न टू गोल्ड। अब ये तो हमने कहानी पढ़ी कि जिसको भी वो छुएगा वो गोल्ड में टर्न हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि व्हाटएवर ही, यहाँ पे एक वर्ब मिसिंग है, वुड टर्न टू गोल्ड, वो गोल्ड में परिवर्तित हो जाए। डिस्पाइट डियोनिसस एफर्ट्स, अब अपॉस्ट्रफी के बाद में कुछ नहीं है, मतलब एस आएगा, बट क्योंकि मल्टीपल एसेस आ रहे हैं तो वो साउंड अवॉइड करने के लिए एस लिखा नहीं जाता। एफर्ट्स टू प्रिवेंट इट, हालांकि डियोनिसस ने उसको मना किया बार बार कि भाई आप ऐसा मत मांगो, ऐसा मत मांगो। मिडास प्लीडेड दैट दिस वॉज अ फैंटास्टिक विश। मिडास ने बोला कि ये तो बहुत, मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैं तो बहुत सियाना हूँ, मैंने तो ऐसी इच्छा मांगी है जिससे मैं, जो कोई और मांग ही नहीं सकता। एंड सो इट वॉज बेस्टाउड, और इसलिए उसको वो इच्छा दे दी गई, दान कर दी गई, उसको दे दिया गया। एक्साइटेड अबाउट हिज न्यूली अर्न डैश, अब वो अपनी नई पावर के लिए बड़ा एक्साइटेड था। मिडास स्टार्टेड टचिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, वो हर चीजों को छूने लग पड़ा। टर्निंग ईच आइटम इनटू प्योर गोल्ड, और हर चीज प्योर सोने की बन गई। बट सून मिडास बिकेम डैश, लेकिन जल्दी वो थक गया। एज ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ फूड, या थक गया या भूख लग गई, क्योंकि फूड का जिक्र आ रहा है तो हो सकता है हंग्री हो, ठीक है। सून ही बिकेम हंग्री। एज ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ, जैसे ही उसने खाने के लिए कुछ उठाया, ही फाउंड ही कुडंट ईट इट, उसको पता चला कि वो तो उसको खा भी नहीं सकता, क्योंकि वो उसको छुएगा तो सोने का बन जाएगा। इट हैड टर्न टू गोल्ड इन हिज हैंड, वो सोने का बन गया उसके हाथों में। हंग्री मिडास, अब यहाँ पे हंग्री लिखा है, दैट मीन्स ऑप्शन 4 में जो 4th ब्लैंक है उसमें हंग्री आ सकता है। मिडास ग्राउंड, I'll starve. Perhaps this was not such an excellent wish after all. अब उसको दिमाग में अक्ल आई कि अरे मैं तो भूखा मर जाऊंगा, शायद मैं इतना भी सियाना नहीं हूँ, शायद मैंने इतनी भी अच्छी विश नहीं मांगी। Seeing his dismay, Midas' daughter threw her arms around him to comfort him. अब क्योंकि वो परेशानी में था तो मिडास की बेटी को लगा कि अरे मेरे पापा कितने परेशान हो रहे हैं, तो उसने एकदम से उनको हग करने के लिए उसके आसपास में अपनी बाजुएं फैला दी, उसको हग करने के लिए गई। अब टच किया तो क्या हो गया, गोल्ड की। एंड शी टू टर्न टू गोल्ड, तो वो भी सोने की बन गई। द गोल्डन टच इज नो ब्लेसिंग, मिडास क्राइड। ये जो सोने से, छूने से सोना बन जाता है, ये कोई आशीर्वाद नहीं है, ये कोई पावर नहीं है, ये कोई ब्लेसिंग नहीं है। मिडास जोर से रोने लगा, जोर से बोल रहा था, ठीक है। Once there was a king named Midas who was granted a, क्या मिला था उसको, granted a slavery। slavery मतलब बंधागृह, बंधागृह तो नहीं मिला था। एम्प्लॉयमेंट, उसको राजा था तो उसको नौकरी की जरूरत नहीं थी, जॉब की भी जरूरत नहीं थी, उसको विश मिली थी, ठीक है, किसी भगवान के देवता के द्वारा उसको विश मिली थी। फॉर हिज विश मिडास आस्क्ड दैट व्हाटएवर ही टच्ड नेक्स्ट फेल्ट, मतलब आगे जो भी वो उसको महसूस हो चीज, ठीक है, तो फेल्ट नहीं आएगा, टच्ड, जो भी वो छुए वो किसका बन जाए, सोने का बन जाए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्साइटेड अबाउट हिज न्यूली अर्नड, नई उसको क्या मिली थी, पावर हो गई ना, एक तरीके से शक्ति हो गई। लेगेसीज, लेगेसीज मतलब जो किसी की
अच्छी कुछ चीज़ें विरासतें चली आ रही हैं, अवार्ड्स जो आपको प्राइजेस मिले हैं, विजुअल्स मतलब जो देखने में अच्छा लगे, और पावर्स शक्तियां। सो उसकी जो नई पावर थी उसके बारे में बड़ा एक्साइटेड था, वो हर चीज को छूने लगा। बट सून मिडास बिकेम मैड, हंग्री, टायर्ड या एंग्री। अब देखो टायर्ड भी दिया है और हंग्री भी दिया है, हमें पता है मैड और एंग्री नहीं है यहाँ पे। तो हमने आगे देखा कि वो फूड की बात करते कि जैसे ही उसने खाने के लिए कुछ उठाया, तो एंग्री होगा तो खाने के लिए कुछ उठाएगा नहीं, टायर्ड होगा तो नहीं उठाएगा, मैड होगा तो नहीं उठाएगा, लेकिन हंग्री होगा तब वो खाने के लिए कुछ उठाएगा। तो क्या हो जाएगा लॉजिकली यहाँ पे? ऑप्शन बी हंग्री इज करेक्ट। सीइंग दिस हिज डिस्मे मिडास डैश डॉटर, मिडास एस्ट्रेंज्ड, एस्ट्रेंज मतलब दूर जा चुका, गार्डेड मतलब जो प्रोटेक्शन में है, बिलव्ड मतलब प्यारी बेटी, उसकी प्रिय बेटी। सो उसकी प्यारी बेटी ने उसको परेशानी में देखा तो उसको अपने गले से लगा लिया। ठीक है, सो बिलव्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।